हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्रेक थ्रू। आज अपने करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का सबसे बेसिक टॉपिक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। इस टॉपिक को अपन बिल्कुल बेसिक से करेंगे, पर मैं टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग एक पेन और नोटबुक लेके बैठें, ताकि अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे तो आप साथ साथ नोट डाउन करते चलें। हम शुरू करने जा रहे हैं स्केलर क्वांटिटी से। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड की, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब मैंने यहाँ पे एक चीज आप लोग देख रहे होंगे ऊपर कि मैंने इंपॉर्टेंटली अंडरलाइन किया है किसको, रिप्रेजेंटेशन को। तो मेरा अंडरलाइन करने का कुछ ना कुछ तो मतलब रहा होगा ना। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ, मैंने ऐसा नहीं आपको मेंशन किया कि ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। मैंने आपको ऐसा लिखा है ऐसी क्वांटिटीज जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होने से हमें उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसी क्वांटिटीज को हम किसके अंदर डाल देते हैं, स्केलर क्वांटिटीज के अंदर डाल देते हैं। अभी मैंने आपको बोला वर्ड मैग्नीट्यूड, तो आपके मन में आ रहा होगा मैग्नीट्यूड से मैम का कहने का मतलब क्या है। मैग्नीट्यूड से मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। हर एक क्वांटिटी की जब हम फिजिक्स में बात करते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर्स में वैल्यू होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी की तरफ। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसका मतलब क्या है, सभी क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, बस ऐसी क्वांटिटीज जिनको किसकी रिक्वायरमेंट की जरूरत हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन बताने की भी रिक्वायरमेंट पड़े कि हाँ जी ये क्वांटिटी है, अगर मैं इसका डायरेक्शन नहीं बताऊंगी तो उसकी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हमने किस में डाल दिया, वेक्टर क्वांटिटीज में डाल दिया। अब मैं स्केलर क्वांटिटीज का एग्जांपल लेती हूँ। हम लोग देखते हैं डिस्टेंस। आप लोग किसी भी शोरूम के अंदर जाते हैं और कोई कार खरीदते हैं, कोई एक्टिवा खरीदते हैं या कोई भी बाइक खरीदते हैं, तो आप उनसे क्या पूछते हैं कि ये कितने की एवरेज देती है, मतलब वो कितना डिस्टेंस चल लेती है 1 लीटर पेट्रोल के अंदर, वो 1 लीटर पेट्रोल का यूज करके वो कितना डिस्टेंस चलेगी। पर क्या अभी कभी उन्होंने ऐसे कहा कि सर आप नॉर्थ में जाएंगे तो जी ये तो 40 किलोमीटर की एवरेज देगी, आप ईस्ट में जाएंगे तो ये 50 की देगी, आप वेस्ट में जाएंगे तो ये 20 की देगी। नहीं, वो सिर्फ आपको मेंशन करते हैं कि हमारी जो हम लोगों ने व्हीकल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो क्या कहते हैं माइलेज है या जो उसकी एवरेज है वो 40 किलोमीटर आती है। भले ही आप वो नॉर्थ में जाओ, वेस्ट में जाओ, साउथ में जाओ, ईस्ट में जाओ, उसकी सेम रहेगी। उसकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, व्हीकल टू व्हीकल वैरी करती है, ना कि इस चीज पे वैरी करती है कि आप कौन सी डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं देखूं फोर्स के अंदर, मान लो मुझे एक दरवाजा है, मुझे इस दरवाजे को खोलना है, तो क्या सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है कि आपको इस दरवाजे को खोलने के लिए 10 न्यूटन की फोर्स लगानी है? नहीं, मुझे यहाँ पे एक चीज मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है कि 10 न्यूटन मुझे उसको अंदर की तरफ लगानी है या बाहर की तरफ लगानी है। मतलब इस चीज से अगर मैं कोई दरवाजा है और अगर वो अंदर की तरफ खोलने से खुलता है पर मैं उसको पुश करी जाऊं कि नहीं ये दरवाजा खुलेगा, तो वो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि जो फोर्स है उसके साथ उसकी डायरेक्शन जो है वो मेंशन करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो अभी इसीलिए हमने फोर्स को किसके अंदर रखा, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर रखा, क्योंकि फोर्स के साथ किसकी रिक्वायरमेंट आ गई थी, फोर्स के साथ रिक्वायरमेंट आ गई थी उसकी डायरेक्शन की, कि मुझे डोर को पुश करना पड़ेगा या मुझे डोर को पुल करना पड़ेगा। पर अब एक और चीज मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है दे ऐड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसका मतलब क्या है, क्या सिर्फ अगर किसी क्वांटिटी को उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी? तो नहीं। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशन होती है ना किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बनने के लिए, तो वो यही होती है कि जो वो वेक्टर क्वांटिटीज है उनको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के थ्रू क्या होना पड़ता है, ऐड होना पड़ता है।
है। इसका मतलब क्या है, हम आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे कि कुछ कुछ लॉज होते हैं, वेक्टर जो ऐड होते हैं वो किसी किसी लॉज के अकॉर्डिंग होते हैं, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन। तो अगर हम उन लॉ को लगाएंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, मान लो मैं यहाँ से किसी ने कहा आप 4 किलोमीटर किसकी तरफ चले, ईस्ट की तरफ चले, और मैंने वहां से क्या किया, मैंने वहां से एक टर्न लिया नॉर्थ की तरफ और मैं क्या चली 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चली। तो क्या आप ऐसे बोल दोगे 4 + 3 = 7 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट? नहीं, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या होती है, उसकी इनिशियल पोजीशन से उसकी फाइनल पोजीशन की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ स्पेशल कंडीशन, हम लोग स्पेशल तरीका लगाएंगे तब जाके ऐड अप होती है। पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, मान लो मैंने कहा कि मैं मेरे व्हीकल को लेके गई और मैंने क्या किया, 10 किलोमीटर मैं नॉर्थ की तरफ चली, फिर मैं 10 किलोमीटर साउथ की तरफ चली, तो मेरा जो व्हीकल है वो टोटल किलोमीटर, अगर मैं स्पीडोमीटर पे देखूंगी तो वो टोटल किलोमीटर कितने दिखाएगा, 20 किलोमीटर दिखाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग स्केलर क्वांटिटीज की बात करते हैं वो जनरल रूल ऑफ अलजेब्रा के थ्रू क्या होते हैं, एड अप होते हैं। आई होप आप सबको इतनी बात जितनी मैंने अभी तक बताई है वो सब समझ आई होगी। तो अब जनरल रूल ऑफ अलजेब्रा क्या होता है, हम लोग फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे ही हम लोग क्लास 1 के अंदर जाते हैं हमें सिखाते हैं मैम कि बेटा 1 + 1 करो 2 बनेगा, 2 + 3 करो 4, 2 + 3 करो 5 बनेगा। तो ये जो रूल होते हैं ना, जिनको हम लोग सिंपली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब जो लगाते हैं वो सब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज भी अप्लाई होते हैं, पर वो वेक्टर क्वांटिटीज भी अप्लाई नहीं होते। क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि अगर मैं 4 + 3 कर दूं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रही, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो निकालनी पड़ेगी, तब जाके मेरी क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट आएगी। मतलब इसके अंदर कुछ स्पेशल रूल लगेंगे, ठीक है। अब तीसरी लाइन मैंने लिखी है, आप लोग देख रहे होंगे क्या, नो स्पेशल सिंबल इज रिक्वायर्ड फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर डिस्टेंस है मैंने डी से लिख दिया तो मेरा काम चल जाएगा। पर यहाँ की जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की, तो उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो ऑन इट्स हेड। मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मुझे उसके ऊपर, उसके हेड के ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, एक एरो बनाना पड़ेगा, तब जाके जो ये s है, जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये कंप्लीटली रिप्रेजेंट हो पाएगा। मतलब क्या, s से उसका मैग्नीट्यूड, और जो एरो है उससे क्या बनेगा, उससे बनेगी उसकी डायरेक्शन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने अभी आपको बताया था कि एक वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट को मान लो मैं s से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मैं उसके ऊपर क्या बना रही थी, एरो बना रही थी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो ऑन इट्स हेड। अब हम लोग देखेंगे कि उस एरो के अंदर उसके कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसका सबका क्या होता है, सिग्निफिकेंस होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है एरो जहां से शुरू होता है उसको हम एरो का क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। मतलब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू किया है चलना, ठीक है, तो जो टेल है वो उसके इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, मैंने एरो के ऊपर यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड। मतलब एरो जितना लंबा होगा वो किस पे डिपेंड करता है कि एरो कितना लंबा होगा, वो डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड पे। मतलब मैं यहाँ इस पॉइंट से लेके मैं कहाँ तक चली हूँ, ये मेरा क्या बताएगा, एरो की जो मैं एरो बना रही हूँ उसकी जो लेंथ है वो मेरा क्या बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, मान लो मैं इस डायरेक्शन से चली हूँ, मतलब और मैंने इस डायरेक्शन की तरफ जाना है, तो जो ये मेरा एरो का आगे वाला पार्ट है, ये मेरा एरो को क्या बताता है, उसका हेड बताता है। मतलब मैं इस पोजीशन से लेके इस डायरेक्शन की तरफ चल रही हूँ, और एरो की जो लेंथ है उसने मुझे क्या बताया कि मैं अभी तक इतना चल पड़ी हूँ। तो हमने क्या पढ़े हैं, एरो के 3 पार्ट होते हैं, उसकी टेल मतलब उसका इनिशियल पोजीशन, और उसकी मैग्नीट्यूड मतलब वो कितना चला है, या उसकी मैग्नीट्यूड में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, और तीसरी चीज आती है हेड, मतलब वो किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा। तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने अपने वीडियो के अंदर सीखा है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, और दूसरा हमने देखा है कि अगर किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटीज
में अगर इंक्लूड होना है तो उसको किस किस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और तीसरी चीज हमने देखी थी कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, टेल होता है, उसका एक हेड होता है, और उसकी जो लेंथ होती है एरो की वो क्या दिखाती है, उसके मैग्नीट्यूड को दिखाती है। ठीक है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर मुझे किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर उसका एंगल निकालना है तो मुझे एंगल निकालने के लिए मैं कैसे एंगल को निकाल सकती हूँ, और मुझे क्या चीज चेक करनी होगी कि इस वेक्टर के अंदर में किस तरीके से मेरा एंगल निकलेगा, जो मेरा एंगल निकल रहा है वो सही है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर is only measured by either head of the one vector to the angle between the head of the another vector or angle between tail to tail of the vectors। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई भी दो वेक्टर है उनके बीच में अगर मुझे एंगल निकालना है तो या तो मैं उनके हेड टू हेड के बीच में एंगल निकाल सकती हूँ या तो मैं उनके टेल टू टेल के बीच में निकाल सकती हूँ। मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं तो मुझे क्या देखना होगा कि उनका अगर हेड टू हेड मीट कर रहा है तो मैं उनके बीच में एंगल निकाल सकती हूँ। दूसरा, या तो उसकी टेल टू टेल मीट कर रही होनी चाहिए, तब भी मैं उनके बीच में एंगल निकाल सकती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी दो वेक्टर हैं और अगर उनका एक का हेड और दूसरे का टेल मीट कर रहा है तो मैं ये एंगल नहीं निकाल सकती हूँ। मेरा जो एंगल निकलेगा वो गलत होगा। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैम ये आपने डायग्राम बनाया है और हमने देखा है कि यहाँ पे जो ये वाला वेक्टर है इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हेड मीट हो रहा है और टेल मीट हो रहा है। आप लोगों को मन में तो मैं इनके बीच का एंगल कैसे निकालूंगी, ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और अभी हम आगे जो वीडियो पे कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका एंगल कैसे निकलता है। पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि मेरे पास, मैंने आपको यहाँ पे क्या चीज लिखी है, मैंने 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे रेड कलर के मार्कर से 4 डायग्राम बनाए हैं। अभी आप लोगों ने क्या देखना है कि मैं इन चारों में से किस किस का एंगल निकाल सकती हूँ और किस किस का नहीं, और जिसका निकाल सकती हूँ उसके बीच में कितना एंगल है। तो मैं पहले डायग्राम को देखती हूँ। मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगी, जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं तो ये देखो, इस जो फर्स्ट वेक्टर है इसका टेल से दूसरे वेक्टर का जो टेल है वो मीट हो रहा है। तो मेरी कंडीशन तो फुलफिल होगी कि या तो हेड टू हेड मीट करना चाहिए या फिर टेल टू टेल मीट करना चाहिए। तो मेरा इसके बीच में एंगल कितना आ गया, 130 डिग्री। और अगर मैं दूसरे के अंदर जाऊंगी तो दूसरे के अंदर देखती हूँ क्या कि जो मेरा यहाँ पे है पहले वेक्टर का जो हेड है और दूसरे वेक्टर का जो हेड है वो दोनों मीट कर रहे हैं। तो मेरी ये वाली इसके अंदर भी मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल होगा, 30 डिग्री का क्या होगा, एंगल होगा। अगर हम तीसरे डायग्राम की तरफ मूव करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो ये वेक्टर है इसके अंदर जो पहला वेक्टर है उसका तो टेल है और दूसरे वेक्टर का क्या है, हेड है। तो क्या ऐसे दो वेक्टर्स जिनका हेड और एक दूसरे वेक्टर का टेल मीट कर रहा हो तो क्या हम उस वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हैं, तो नहीं। इसका मतलब अभी तक जितनी नॉलेज हमारे पास है उस हिसाब से हम इस डायग्राम के अंदर क्या नहीं निकाल सकते, उनके बीच का एंगल नहीं निकाल सकते हैं। और अगर मैं तीसरे की तरफ जाऊं तो वही सेम कंडीशन, मैं चौथे की तरफ जा रही हूं तो वही सेम कंडीशन आ रही है क्या कि इस वेक्टर का तो हेड हो गया और दूसरे वेक्टर का टेल हो गया। तो मैं इस चौथे वेक्टर में भी क्या नहीं निकाल सकती, मैं इस चौथे वेक्टर के अंदर भी एंगल नहीं निकाल सकती। तो अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है कि अगर मुझे किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो कैसे निकलेगा एंगल, उसके हेड टू हेड या टेल टू टेल से। और मैंने ये देखो रेड कलर के मार्कर से एक स्टार मार्कर की लाइन लिखी है क्या कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लाई इन द रेंज ऑफ 0 to 180 डिग्री। मतलब किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में उसका एंगल मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 180 हो सकता है। मतलब वो 0 से लेके 180 तक किसी भी रेंज के अंदर लाई कर सकता है, पर ना तो 0 से कम मतलब नेगेटिव में भी नहीं जा सकता और 180 से ज्यादा भी नहीं जा सकता। तो अभी तक हमने देखा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
और हमने जो उसकी कंडीशन पढ़ी थी क्या, कि अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो वह एंगल या तो दोनों वेक्टर्स के हेड और हेड के बीच में निकल सकता है या दोनों वेक्टर्स के टेल और टेल के बीच में निकल सकता है। पर अब हम देखेंगे, मैंने आपको पहले कहा था हम वीडियो के आगे जाके चेक करेंगे कि कैसे हम दो ऐसे वेक्टर्स का एंगल, उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं जिनमें उनका एक का तो टेल मैच खाता हो और दूसरे का हेड मिलता हो। तो इसके लिए अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, मैंने अभी बताया, अगर मैं इस डायरेक्शन से चलूं और मैं इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही हूँ तो जो मेरा वेक्टर है वो उस जो मेरा हेड है वेक्टर का वो उसकी डायरेक्शन को दर्शाएगा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन चल रही हूँ और मैं थोड़ा आगे शिफ्ट कर दूं, मतलब पैरेलली, चाहे मैं इसको यूं शिफ्ट कर दूं, यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, चाहे मैं इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूं, वो जो वेक्टर है वो चेंज नहीं होता। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। की एक वेक्टर की जो एक वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर मैं उसको कैसे शिफ्ट कर दूं, पैरेलल हॉरिजॉन्टली पैरेलल शिफ्ट करूं या वर्टिकली पैरेलल शिफ्ट करूं, तो ऐसे वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कब, जब हम क्या करने जाते हैं, जब हम ऐसे दो वेक्टर एग्जाम में दिए होते हैं जिनका एक हेड में मीट कर रहा होता है और जिसका दूसरे का टेल मीट कर रहा होता है। तो अब हम इस जो ये वाला वेक्टर बना हुआ है, अगर मुझे इसके बीच में एंगल निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं इस वेक्टर को या इस वेक्टर को ले लो, मैं इस वेक्टर को क्या करूंगी, पैरेलल शिफ्ट कर दूंगी। अब आप देख रहे हो मैं इस वेक्टर को इस तरीके से पैरेलल शिफ्ट करूंगी। अब जिससे क्या हुआ, इस दूसरे जो वेक्टर जिसका अभी तक यहाँ पे हेड मीट कर रहा था ना, अब इसका टेल यहाँ पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। और तो मेरा एंगल कितना निकल आएगा, अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री। पर ऐसा हर बार जरूरी नहीं है सेम होगा। अभी मैं आपको और भी काफी सारे एग्जांपल दिखाऊंगी जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे पैरेलल शिफ्टिंग से हम वेक्टर निकाल सकते हैं। और जो मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि जो थीटा एंगल होता है वो किस किस के अंदर लाई करता है, 180 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में। आई होप आपको अभी तक ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम देखेंगे कैसे, मैं यहाँ पे आपको एक और डायग्राम बना के देती हूँ। अगर मेरा ये मान लो ये मेरा कितना डिग्री एंगल है, ये मेरा 130 डिग्री एंगल है, और अगर कोई मुझे बोल दे कि मुझे इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो मैं यहाँ पे अभी अपना वही ये वाला जो पैरेलल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे रीअप्लाई करूंगी। मैं क्या करूंगी, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दूंगी, जिससे क्या हुआ, अगर ये 130 डिग्री है तो अगर हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी वेक्टर है वो क्या बनाता है, कोई भी लाइन अपने दो एंगल्स को लीनियर पेयर बनाती है। लीनियर पेयर मतलब उन दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं 180 में से 130 माइनस करूंगी तो मेरा एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री। अब हमें यहाँ पे देखा गया, अगर मुझे कोई, मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन दे देता और तुमसे इनके बीच में एंगल पूछता तो तुम तो 130 डिग्री टिक कराते ना, पर यहाँ पे एंगल कितना निकला 50 डिग्री। इसी से हमें पता लगता है अगर मुझे दो एंगल्स के बीच में, ऐसे दो वेक्टर उनके बीच में अगर मुझे एंगल निकालना है जिनका हेड और दूसरे का टेल मीट कर रहा होगा, तो मैं क्या करूंगी, उनको पैरेलल शिफ्ट करके या तो उनका टेल टू टेल मीट करा लूंगी या फिर हेड टू हेड, जिससे उसका क्या आएगा, एंगल निकल आएगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। मैंने यहाँ पे 9 टाइप ऑफ वेक्टर लिखे हैं आपके सामने, जो अभी तक आपके जो क्लास 11th है उसकी एनसीईआरटी बुक के अंदर मेंशन है। अब हम लोग देखेंगे कि जो वेक्टर है वो किस, यहाँ पे देखो मैंने 0 वेक्टर लिखा है, दूसरे नंबर पे मैंने यूनिट वेक्टर लिखा है, तीसरे पे इक्वल वेक्टर लिखा है, चौथे पे अनइक्वल वेक्टर लिखा है, पांचवे पे पैरेलल वेक्टर लिखा है, 6th पे एंटी पैरेलल वेक्टर लिखा है, और 7th पे कोलिनियर, और 8th पे कोप्लेनर, और लास्ट में है कोकरेंट वेक्टर। अब हम इन सबको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं कि 0 वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, और आगे लिखे हुए जितने भी वेक्टर्स हैं ये वेक्टर्स एक्चुअल में होते क्या हैं, इनकी क्लासिफिकेशन कैसे करी गई थी। तो मैं शुरू करती हूँ 0 वेक्टर से। तो अब हम शुरू करते हैं 0 वेक्टर के साथ।
जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी वेक्टर के पास दो चीजें होती है, उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो क्या होता है, जीरो होता है, और जो उसकी डायरेक्शन होती है वो आर्बिट्रेरी होती है, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, उसकी कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती। तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, आर्बिट्रेरी। उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। अब मैंने बारी बारी तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि वेक्टर के पास उसकी दो चीजें होती है, क्या क्या, मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका डायरेक्शन। तो जीरो वेक्टर का यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1, मतलब जितने भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं सबका जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स होता है कि उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। और जब भी हम किसी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूनिट वेक्टर का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखने जाते हैं तो हम लोग लिखते हैं, मान लो कोई वेक्टर है ए, तो अगर मैं उस ए वेक्टर को उसके जो मोड है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो उसके पास सिर्फ उसकी क्या बचेगी, डायरेक्शन बचेगी। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। और आप आगे जाके देखेंगे कि हर एक डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनको अलग अलग लिखा जाता है। एक्स डायरेक्शन के लिए अलग एक यूनिट वेक्टर असाइन है, वाई डायरेक्शन के लिए अलग एक यूनिट वेक्टर असाइन है, और जेड डायरेक्शन के लिए अलग यूनिट वेक्टर असाइन है। पर अभी मैंने यहाँ पे आपने देखा, मैंने एक नई चीज लिखी है, क्या, मैंने इस तरीके से करके एक सिंबल बनाया है किसी भी वेक्टर के साथ। तो जो ये वेक्टर है, जो ये सिंबल है, इसको मैथ्स में मोड कहते हैं। मोड मतलब क्या हो गया, अगर मैं किसी वेक्टर के साथ मोड लगाती हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं उस टाइम उसकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ उसकी किसकी बात कर रही हूँ, मैग्नीट्यूड की। तो अगर मैं मोड लगा दूं ना किसी डायरेक्शन के साथ, तो मैं वहां पे सिर्फ उसकी किसकी बात कर रही हूँगी, मैग्नीट्यूड की। मतलब अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड मेंशन कर दूं तो मेरे लिए जो मोड है वेक्टर वो एकदम असाइन हो जाएगा कि मोड का मतलब क्या होता है। अभी हमने देखा कि यूनिट वेक्टर के पास जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या होता है, 1 होता है, पर जो यूनिट वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन सेम जो ओरिजिनल वेक्टर है ना उसी के जैसी होती है। मतलब जिस डायरेक्शन में जो ये वेक्टर है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, पर उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम आगे देखने जा रहे हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, मतलब उनके एरो की लेंथ भी सेम है, उनके एरो की डायरेक्शन भी सेम होती है। ऐसे वेक्टर्स को हम कौन सा वेक्टर कह देते हैं, इक्वल वेक्टर कह देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं, जो कि मैंने लिखा है अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर क्या होते हैं, अनइक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर हैं जिनके जो मैग्नीट्यूड है वो भी डिफरेंट होता है। मान लो एक बार किसी भी जो वेक्टर है अगर उसका मैग्नीट्यूड डिफर कर गया तो वो डायरेक्शन वो क्या हो जाएगा, एक अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। पर अगर मैं आगे बढ़ूं और मैं क्या देखूं, मान लो किसी का मैग्नीट्यूड सेम है पर उनकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, सेम मैग्नीट्यूड के साथ उनकी डायरेक्शन अलग होगी, तो ऐसे वेक्टर्स को भी हम क्या कहेंगे, अनइक्वल। क्योंकि एक वेक्टर कब कंप्लीट होता है, जब उसके पास उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों चीजें हों। मतलब चाहे मैं मैग्नीट्यूड बदल दूं, चाहे मैं उसकी क्या बदल दूं, डायरेक्शन बदल दूं, मेरा वेक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा और हम उसको किस कैटेगरी में लाएंगे, अनइक्वल कैटेगरी के अंदर लाएंगे। तो इक्वल होने के लिए भी क्या कंडीशन जरूरी है, उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम हो, और अनइक्वल होने के लिए अगर कुछ भी अलग हो गया, मैग्नीट्यूड हो चाहे वो डायरेक्शन हो, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, अनइक्वल कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, 5th नंबर पे मैंने लिखा है पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जिनका उनके मैग्नीट्यूड से कोई लिंक नहीं है, ये सब किसकी बात करता है, ये सिर्फ बात करता है उसकी डायरेक्शन की। मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर जिस एंगल पे ये वेक्टर पड़ा है, अगर दूसरा वेक्टर भी उसी डायरेक्शन के उसके पैरेलल हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कौन से वेक्टर कह देते हैं, पैरेलल वेक्टर कह देते हैं।
एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो वेक्टर है, इनके जो एरो की लेंथ है वो डिफरेंट है, पर इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है। दोनों इसी तरफ, दोनों एक दूसरे से पैरेलल ही इंक्लाइंड है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कह देते हैं? ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर कह देते हैं। इसके बाद अगले नेक्स्ट नंबर पे आता है मेरा एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर कौन से वेक्टर्स होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनके अंदर इसके अंदर भी उनके मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का रोल है। डायरेक्शन का भी रोल कैसे है? इनकी दोनों की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट होगी। दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो ऐसे वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, हम ऐसे वेक्टर्स को क्या कह देते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर कह देते हैं। और अभी मैंने आपको पैरेलल वेक्टर के अंदर इनके बीच का एंगल मेंशन करना भूल गई थी। उनके बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तो हमें पता चल गया क्या, जो हम मिनिमम कंडीशन पढ़ते हैं ना कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मिनिमम 0 डिग्री हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 180 डिग्री हो सकता है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है या जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, दोनों पैरेलली इंक्लाइंड होते हैं, ऐसे वेक्टर्स को हम कौन से वेक्टर कहते हैं? पैरेलल वेक्टर कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे वेक्टर्स जिनका जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कह देते हैं? एंटी पैरेलल कह देते हैं, क्योंकि एक दूसरे से ये एंटी होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कोलिनियर वेक्टर। आई होप आपको अभी तक जितना मैंने सिखाया है वो सब समझ आया होगा। बाकी अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके उस चीज़ को वापस देखिए और जितना हो सके अपनी एनसीईआरटी बुक से इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी डाउट अगर आपको रह गए होंगे तो वहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप इस चैनल के जो वीडियो है उसके ऊपर कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि हम अपनी वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो सेम लाइन के अंदर होते हैं। जैसे ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर मैंने यहाँ बनाया है, इनका इनके मैग्नीट्यूड से कोई लिंक नहीं है। कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या हुआ? मान लो ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को क्या करूँ, यहाँ पे सेम लाइन के अंदर ये चलते जाएं, चाहे मैं इसकी लाइन अगर बदल रही हूँ तो इसकी लाइन भी चेंज हो रही है। मतलब ऐसे दो वेक्टर्स जो सेम लाइन के अंदर होते हैं इनको हम कौन से वेक्टर्स कह देते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स कह देते हैं। और इसका यूज आप अपने आने वाले टॉपिक के अंदर काफी ज्यादा करेंगे, तब आपको समझ आएगा, क्योंकि वहां पे कोई ऐसे नहीं बोलेगा दो वेक्टर्स जो सेम लाइन के अंदर होते हैं। वहां पे सब सिर्फ एक नेम यूज करेंगे, ये दो वेक्टर्स हैं, ये क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स हैं। अब हम अपने नेक्स्ट जो 8th है वेक्टर उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं? ऐसे वेक्टर्स, को मतलब एक ही, प्लेनर मतलब प्लेन, तो कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या हो गया? ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन के अंदर है। एक प्लेन क्या होता है? जैसे मेरा ये बोर्ड है, ये मेरे बोर्ड के अंदर अगर मैं किसी दो वेक्टर्स को रख दूं, मान लो जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, ये मेरे बोर्ड के अंदर आ गए, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? कोप्लेनर कहेंगे। आपकी कॉपी का पेज हो गया, आपका बोर्ड हो गया, ये सब जो 2D के अंदर होते हैं, ये सब क्या होते हैं? एक प्लेन होता है। अगर कोई भी दो वेक्टर्स आप अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ कर पा रहे हो तो ऐसे दो वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं। पर अब आपके मन में आएगा ऐसे कोई भी वेक्टर्स नहीं होते जो कोप्लेनर ना हो, क्योंकि हम सिर्फ ड्रॉ ही उन्हीं वेक्टर्स को कर पाते हैं जो कोप्लेनर हो। अगर मान लो एक वेक्टर मेरा ये है और दूसरा वेक्टर मेरा इस तरीके से है, तो क्या मैं इसको ड्रॉ कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। पर मैं मेरे मार्कर की मदद से आपको ये चीज दिखा पा रही हूँ कि इन दोनों का जो प्लेन है वो सेम नहीं है। रेड वाला जो मार्कर है वो प्लेन से बाहर निकल रहा है और ब्लैक वाला मार्कर जो है वो प्लेन के अंदर है। तो ऐसे दो वेक्टर्स जो कि क्या हो, एक ही प्लेन के अंदर लाई करे, उनको हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। इसके बाद जो मेरा लास्ट वेक्टर है कोकरेंट वेक्टर्स, जिसको आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक में जाकर देख सकते हैं। कोकरेंट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जो कि क्या हो, एक पॉइंट के ऊपर लाई करे। मान लो अगर कोई सारे वेक्टर्स सिंगल पॉइंट के ऊपर लाई कर रही है ना, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कह देंगे? कोकरेंट वेक्टर्स कह देंगे।
को करंट होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए, उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड, उससे कोई रोल नहीं है। मैंने अभी आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे सबकी जो लेंथ है एरो की वो क्या बनाई है, अलग अलग बनाई है, क्योंकि को करंट के लिए सिर्फ एक कंडीशन की रिक्वायरमेंट थी कि जो वेक्टर है उसको क्या होना चाहिए, सिंगल पॉइंट, सेम पॉइंट के ऊपर क्या करना चाहिए, वो लगना चाहिए। कोई भी ऐसे वेक्टर जो एक पॉइंट के ऊपर लगेंगे उसको हम को करंट वेक्टर कहेंगे। तो अब हम लोग जितना आज की मैंने आपको वीडियो के अंदर सिखाया है, मैं उसका एक क्विक रिकैप दे देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। फिर स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड की एज वेल एज डायरेक्शन की। पर क्या सिर्फ उनको अगर रिक्वायरमेंट है मैग्नीट्यूड, मतलब उनको रिक्वायरमेंट है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा? नहीं। हमने तीसरी चीज और पढ़ी थी कि उसको किसको ओबे करना चाहिए, उसको ओबे करना चाहिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, उसको क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी बनने के लिए। उसके बाद हमने देखा था कि एंगल बिटवीन एक वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने आपको बताया था वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो के हेड, टेल और उसकी लेंथ होती है जिनका एक स्पेसिफिक काम होता है। उसके बाद हमने एंगल बिटवीन वेक्टर्स देखे थे कि हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि अगर दो वेक्टर्स हैं, अगर उनकी हेड और टेल आपस में मीट कर रहे हैं तो किस तरीके से हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। और फिर लास्ट में हमने क्या देखे थे, टाइप ऑफ वेक्टर देखे थे कि इन टोटल 9 टाइप के वेक्टर होते हैं, जिसमें से पहला वेक्टर है जीरो वेक्टर, दूसरा वेक्टर है यूनिट वेक्टर, तीसरा है इक्वल वेक्टर, चौथा है अनइक्वल, पांचवा है पैरेलल और छठा है एंटी पैरेलल, सातवां है कोलिनियर वेक्टर, आठवां है कोप्लेनर और लास्ट में हमारा आता है को करंट वेक्टर। और जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर पढ़ाते हुए मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग मोड का इस्तेमाल करते हैं जब हमें सिर्फ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताना हो। तो आई होप आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है सब समझ आया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।